हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ सक्सेस भी रहा है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या आईवीएफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है कि मुझे आईवीएफ क्यों करवाना पड़ा और शादी के कितने साल बाद मैंने आईवीएफ करवाया। तो देखिए, आईवीएफ वो ही लोग करवाते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और या तो और कोई ट्रीटमेंट से अगर उनको इनफर्टिलिटी का इशू है और कुछ इशू ना होने के बाद भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो वो आईवीएफ करवाते हैं। तो कुछ इसी तरह मेरे केस में भी था। मेरी शादी ही काफ़ी लेट हुई थी। उसके बाद हमने 1-2 साल कोई बेबी प्लान ही नहीं किया था और उसके बाद जब हमने ट्राई किया तब कंसीव नहीं हो रहा था। तो कंसीव नहीं हो रहा था तो हमने एक बार डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे वो बता सके कि हाँ, इस कारण से आपको कंसीव नहीं हो रहा है। जब डॉक्टर ने ये बात बोली तभी हमें लगा कि हाँ, हो जाएगा। इस तरह हम थोड़ा समय बीतते गया और धीरे-धीरे समय बीत ही रहा था, एज बढ़ ही रही थी, नहीं हो रहा था। हाँ, हम ट्राई कर रहे थे बट कंसीव नहीं हो रहा था। तो अब इस सिचुएशन में जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हमने जितने भी टेस्ट किए उसके हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अ, तो आप आईवीएफ कर लीजिए या आईयूआई कर लीजिए। उसके बाद भी हमने सोचा नहीं कि हमें आईयूआई या आईवीएफ करना है। हमने सोचा कि हाँ, नेचुरली उसके बाद भी नहीं हुआ तो हमने ये भी सोचा कि अ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक पता चला था। तो हमने सोचा होम्योपैथिक के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और ये ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए, तो उसमें एएमएच का भी टेस्ट बोला था। तो जब मैंने एएमएच का टेस्ट करवाया और जो उसकी रिपोर्ट आई, तो वो मैंने खुद ही रीड किया तो उसमें जो वैल्यू आई थी तो वो मेरा लो एम एएमएच था। तो जब मैंने वो रिपोर्ट देखी और उसमें एएमएच मेरा लो था तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है थोड़ा-सा लेंदी ट्रीटमेंट होता है। अ, उनकी दवाइयाँ या उनका जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, काफ़ी समय तक चलता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कितना कितना समय लगेगा। अगर आपको कंसीव ही करना है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कब तक कंसीव कर लेंगे। तो मेरा एएमएच लो आने के बाद तो मैंने होम्योपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में तो नहीं सोचा और ना ही मैंने आई ट्रीटमेंट के बारे में सोचा। मैंने सिर्फ यही सोचा कि आईवीएफ कर लेना चाहिए क्योंकि एएमएच लो है, मतलब ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है। तो और बाकी ट्रीटमेंट में बहुत सारा समय जाएगा और आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये ट्रीटमेंट करवाने में 2-3 महीने लग जाएँगे, पर इसमें रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि पॉज़िटिव नेगेटिव रिज़ल्ट 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा। और बाकी ट्रीटमेंट में बस एक होप थी, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉज़िटिव डिसाइड हो जाएगा। 2 से 3 महीने जो भी ट्रीटमेंट चलता है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि सक्सेस होगा या नहीं। तो बस हमें यही लगा कि आईवीएफ कर लेना चाहिए। आईवीएफ एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियली पहले प्रिपेयर्ड हुए। उसके बाद हमने आईवीएफ करवाने के लिए रेडी थे और हमने एक अच्छा क्लिनिक सर्च किया और वहाँ जाकर हमें सारी चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि डॉक्टर की बातों में ट्रांसपेरेंसी थी और वो हमें इतना कोई फ़ोर्स नहीं कर रहे थे। बस उन्होंने बताया कि आप
को आईवीएफ करवाना चाहिए और एएमएच तो लो है, तो आप वहाँ जो भी पेशेंट के हिसाब से जो प्रोटोकॉल होगा वो आपके इसमें डुअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होगा। तो ये सब हमारे डॉक्टर जो हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट थे, हमारे डॉक्टर थे, वो उन्होंने हमें ये सब बताया, कॉस्ट बताया। तो हम हर चीज़ से प्रिपेयर्ड थे, बस हमें ट्रीटमेंट करवाना था। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 2-3 महीने के अंदर पहले तो स्टार्टिंग में हमारी मेडिकेशन चलती है 1 महीने तक, उसके बाद जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसके बाद से हमें इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं और इंजेक्शन लगने के बाद एग पिकअप किया जाता है और उसके बाद तो मेरा डुअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल था, तो ये एग पिकअप का प्रोसीजर मेरा 2 बार हुआ और जो भी स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस दिए जाते थे वो भी मेरा 2 साइकिल में हुआ। तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग गया और जो भी हमारे एम्ब्रियो बने थे वो हमने फ्रीज करवा दिए थे और हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया 4 मंथ इसमें लग गए थे और 3 to 4 मंथ के बाद हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया और एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद मेरी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आगे चल के मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही और मुझे एक प्रीमैच्योर बेबी हुआ और आज की कंडीशन में वो एक हेल्दी एक्टिव बेबी है। तो मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस रहा। ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरी एज हो रही थी और फीमेल की एज तो मैटर करती ही है और जब नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था और आईवीएफ में भी एज मैटर करती है। जितने जल्दी हम जाएंगे, जितने अर्ली एज में हम जाएंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने आईवीएफ करवाया। आईवीएफ क्योंकि नेचुरली तो कंसीव नहीं हो रहा था और अगर और एज हो जाती तो शायद आईवीएफ से भी ना हो, इसलिए आईवीएफ ही चूज़ किया, बाकी ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं दिया और मेरा आईवीएफ सक्सेस हुआ और शादी के 5 साल बाद 6वें साल में मुझे बेबी हुआ। तो शादी के 5-6 साल होने के बाद मुझे बेबी हुआ। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मुझे शादी के कितने साल बाद आईवीएफ करवाना पड़ा। तो आईवीएफ के बारे में और पहले भी सोचा था लेकिन फाइनेंशियली प्रिपेयर होने में थोड़ा समय लग गया, उसकी वजह से थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग गया। लेकिन हमारा लक अच्छा था कि पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस भी हो गया। वीडियो में यही था कि मुझे शादी के कितने साल बाद आईवीएफ करवाना मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट ही क्यों चूज़ किया। तो आई थिंक मैंने दोनों टॉपिक पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो कोई अगर कोई व्यूवर्स है जो कंफ्यूज है कि उन्हें आईवीएफ करवाना चाहिए या आईयूआई करवाना चाहिए, तो मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप आईवीएफ ही करवाएं, क्योंकि अगर आप आईयूआई करवाते हैं, मैं उन पेशेंट की बात कर रही हूँ जिन्हें नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग आकर कहते हैं कि वेस्ट नॉलेज देते रहते हैं, लेकिन ये वेस्ट नॉलेज नहीं है। जो एक्सपीरियंस करता है, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करता है, वो ये समझ सकता है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी होती होगी। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, 30+ है या 35+ है, तो आप बाकी ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप आईयूआई भी करते हैं तो उसमें भी 3 साइकिल होते हैं आईयूआई के, क्योंकि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि एक बार आईयूआई फेल हुआ तो सेकेंड टाइम सक्सेस होता है, सेकेंड नहीं तो थर्ड टाइम में सक्सेस होता है। अगर 3 बार आईयूआई फेल हो गया तो फिर वो लोग आईवीएफ करते हैं। लेकिन आईवीएफ में
एक साइकिल में जितना खर्चा होता है, अगर आप 3 बार आईयूआई करेंगे तो उतना ही खर्चा होगा, प्लस आपकी जो मेंटल कंडीशन है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि हम हर जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे हमारी एक होप बन जाती है, और अगर हमारा आईयूआई सक्सेस नहीं होता है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा एक बार आईवीएफ ट्राई करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप आईयूआई के आईयूआई ना करवाएं, आप डायरेक्ट आईवीएफ के लिए जाएं, क्योंकि आईवीएफ में फास्ट रिजल्ट मिलता है। और वो अगर किसी का पहली बार में सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहली बार में सक्सेस नहीं हुआ तो सेकंड टाइम हो ही जाता है, और अगर 2 साइकिल किसी वजह से फेल हो चुके हैं तो तीसरी बार तक में सक्सेस मिल ही जाती है। तो जिनकी एज ज़्यादा है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाएं। और आईवीएफ ट्रीटमेंट इतना पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको लगता हो पेनफुल इसलिए है कि वो मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। फिजिकली तो जो करता है वो फिजिकली हम लेडीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सब सहन कर लेती हैं, लेकिन जो मेंटली प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी आईवीएफ के थ्रू हमें कंसीव हो सकता है, तो हमें आईवीएफ ज़रूर करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।